लंबे बालों वाली बहू की सास। मनोरमा की बहू मयूरी बहुत ही सुंदर थी। उसका मन भी सुंदर था और रूप भी सुंदर था। खास करके उसके लंबे घने बाल बहुत ही अद्भुत थे और बहुत ही सुंदर लगते थे। पूरे गांव में उसके लंबे घने बालों की बहुत तारीफ हो रही थी। आस पड़ोस की औरतें उसे तो अप्सरा से तुलना करते थे। उसका मन भी बहुत अच्छा था। सबसे बहुत अच्छे से बात करती, मन में दूसरों के प्रति बहुत दया रखती। पर पता नहीं क्यों उसकी सासू माँ मनोरमा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मन ही मन मनोरमा उससे बहुत जलती थी। पर अपनी अच्छी आदर्श सासू माँ के इमेज के कारण वो कुछ भी अपने चेहरे पर नहीं लाती थी, चुप ही रहती थी। पर मन ही मन वो चाहती थी कि कैसे भी करके उसके बहू के लंबे बालों को वो नष्ट कर दे। एक दिन पड़ोसन चंपा उनके घर आई थी। पड़ोसन चंपा तो बहुत ही बातूनी थी। अरे बहुरिया, मुझे थोड़ा दही देना। हाँ हाँ चाची, अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह बहुरिया, कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो। पूरे गांव में तुम्हारी जैसी सुंदर बहू किसी के घर में नहीं है बिटिया। इतने लंबे घने बाल है तुम्हारे, बिल्कुल अप्सरा परी जैसी लगती हो। और तुम्हारा मन तो बिल्कुल सोने के जैसा है बिटिया। आहा, क्या बहू लाई हो तुम, सच में मनोरमा दीदी। आहा, कितनी गुणवंती है, कितनी रूपवंती है, लाजवंती भी है। अरे ये फिर से शुरू हो गई। ये जब शुरू हो जाती है तो बकबक इसके बंद ही नहीं होते हैं। मेरा तो सर दुखने लगा है। इसकी बातें सुनेगा कोई तो सर दुखेगा और नींद आ जाएगी। पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। अरे दीदी, सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ और बातें करूँ। बातें भी क्या करूँ, बस तुम्हारी बहू की तारीफ करने का मन करता है मेरा। इतनी अच्छी लड़की है, सच में बहुत ही संस्कार मिले हैं इससे। अच्छे संस्कार मिले हैं, मेरी बहू के जैसे नहीं हैं। हाँ, मेरी बहू भी अच्छी है, पर तुम्हारी बहू तो नंबर 1 है, नंबर 1। आहा, क्या लंबे घने बाल हैं, बिल्कुल रापंजल के जैसा। इस तरह वो उसकी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। अब मयूरी की इतनी तारीफ सुनकर सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रही थी। मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे ये कब जाएगी, सर दुखने लगा है, नींद आ रही है मुझे इसकी बकबक सुनकर। ऊपर से इस छमक छलो की तारीफ कर रही है। इस तरह तारीफ करते रहे ये गांव वाले तो ये लड़की तो मेरे सर पे ही बैठ जाएगी, इस घर पर अपना कब्जा कर लेगी। फिर मेरा क्या होगा, हाथ में कटोरा पकड़कर किसी चौराहे में बैठना पड़ेगा क्या। परेशान हो गई हूँ मैं। अरे चंपा, जा जल्दी यहाँ से, और 5 मिनट बैठेगी तो कहीं मैं ही पागल होकर यहाँ से इधर उधर ना भागने लगूं। पर चंपा कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तो तारीफों के पुल ही बांध रही थी। मयूरी की जमकर तारीफ कर दी उसने। ये सब तारीफ सुनकर सासू माँ को तो और भी गुस्सा आ गया। उनके मन का ईर्षा और भी बढ़ गया। साथ में उनके सर में बहुत दर्द भी होने लगा, क्योंकि चंपा तो बहुत ही बातूनी थी। वो जाकर 5 घंटे सो गई। इस तरह समय बीत रहा था। बहू की जमकर तारीफ हो रही थी गांव में। क्यों ना हो, इतना अच्छा व्यवहार और इतनी सुंदर रूप, सब उसके व्यवहार की और सुंदर रूप की, और खास करके उसके लंबे घने बालों की तो बहुत तारीफ कर रहे थे। सासू माँ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। जब मनोरमा खुद के बालों को देखती तो उसे बड़ा कष्ट होता था। अरे रूप में मैं क्या इससे कम हूँ? इतनी उम्र हो गई है फिर भी देखो कैसे चमक रहा है मेरा रूप। पर बस ये बाल चूहे के पूंछ के जैसी है। इस वजह से मैं इससे थोड़ी पीछे रह जाती हूँ। नहीं तो इसकी क्या औकात, जो मुझ पर राज करे, मेरी सुंदरता पर राज करे। अरे देखो अभी भी कितना तेज है मेरे चेहरे पर। ये मेरी सुंदरता की बराबरी क्या करेगी। जब मैं बहू बनकर आई थी, जब मैं जवान थी तो और भी ज़्यादा सुंदर थी। अभी भी कम नहीं हूँ। और कितनी तारीफ होती थी मेरे सुंदर रूप की। बस ये चोटी, ये चूहे की पूंछ की चोटी के कारण लोग हंसते थे मुझ पर। नहीं तो मेरे रूप की बराबरी इस 10 गांव में कौन कर सकता है। बड़ी आई। वो अपनी बहू से और भी ज़्यादा जलने लगी। उस दिन तो चंपा की बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। मन करता है इसके लंबे घने बालों को अभी के अभी काट दूं। एक दिन बहू मज़े से बैठकर रसोई घर में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर आ गई उसकी सासू माँ मनोरमा। मनोरमा ने देखा कि
उसकी बहू बालों को धोया है और उसे बिछाकर सुखा रही है रसोई घर में। ये दृश्य देखकर उसे बड़ा ही कष्ट लगा। बहू तो अप्सरा से कम ही नहीं लग रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर यह हल्की सी मुस्कान, शांत स्वरूप और इतना सुंदर व्यवहार, इतना सुंदर बोलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, शायद वो मूर्ख थी, पर ईर्ष्या में वो अंधी हो गई थी। वो ईर्ष्या के कारण बहू से बोल पड़ी, अरे बेटी, वैसे ये लंबे घने बाल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पर बेटी आजकल कौन ऐसा स्टाइल करता है, ये तो पुराने ज़माने की स्टाइल बनकर रह गई। आजकल देखो कितने नए नए स्टाइल आ गए हैं। गांव की बहुओं को देखो, है तो गांव की बहुएं, पर शहर की बहुओं के जैसे स्टाइल करती हैं। शहर की बहुओं को भी हरा दें, इतना स्टाइलिश रहते हैं। और बहू तुम हो के पुराने ज़माने की स्टाइल करके बैठी हो। अरे थोड़ा अपने आप को अपडेट मॉडर्न करो तुम। तुम्हारी सासू माँ भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी काफ़ी हद तक मैं अच्छे से बोल देती हूँ, है कि नहीं बोलो? हाँ माँ जी, अब तो बहुत अच्छी बातें करती है और अंग्रेजी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ बिटिया, इसलिए तो बोलती हूँ, आजकल कौन इतना लंबा बाल रखता है। अरे बेटी, इसे काट दो और स्टाइल से रखो। मैं चाहती हूँ इस गांव की नंबर 1 बहू तुम ही बनो। सारी बहुएं मॉडर्न बनती फिरती हैं और तुम गवार जैसी लगती हो इस लंबे बालों के साथ। हाँ, तो थोड़ा काट दो बिटिया। वैसे भी बोलते हैं बाल थोड़े छोटे ही रखने चाहिए, बरकत आती है। अब ये तो उल्टा ही बोले जा रही थी कुछ मनोरमा जी, पर बहू मूर्ख नहीं थी, समझदार थी, दिल की अच्छी थी, पर स्मार्ट भी थी। उसे अच्छे से पता था कि सासू माँ के मन में क्या चल रहा है, सासू माँ कितना जलती है उससे। पर वो दिल की अच्छी थी, इसलिए घर में कोई भी अशांति नहीं लाना चाहती थी, कलेश नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुप ही रही और बात को अलग तरफ मोड़ दिया। हाँ माँ जी, अब शायद ठीक बोल रही हैं, पर मुझे तो ये लंबे बाल ही पसंद है। शायद ये इतना मॉडर्न नहीं लगते हैं, पर फिर भी मुझे पसंद है। मुझे तो माँ जी 50s 60s उससे भी पुराना स्टाइल पसंद है। शायद मेरे विचार बहुत पुराने हैं, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अरे हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम्हारे बाल हैं, तुम ही संभालती हो। मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि इन्हें धोना, साफ सुथरा रखना, संभालना कितना मुश्किल का काम है। ऊपर से इतना सारा शैम्पू भी खर्च होता है। पर कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है तो और क्या चाहिए। तुम्हें पुराने ज़माने की स्टाइल पसंद है तो ठीक बात है, जो तुम्हारी मर्जी। हाँ। अब सासू माँ वहाँ से दांत पीसती चली गई। उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था। बड़ी आई, खुद को क्या समझती है, ये चाल तो बिल्कुल उल्टी ही पड़ गई। उसने तो मेरी बातों को ही काट दिया, पर मैं कहाँ चुप रहने वाली। ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये छमक छलो अगर इसी तरह ये लंबे बाल रखती रही और दिन भर कंघी तेल करती रही तो मैं ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा मतलब है, घर का काम कब करेगी, घर पर ध्यान कब देगी, अपने संसार को कैसे देखेगी ये, और मेरे बेटे का ख्याल क्या रखेगी। नहीं, इसके लंबे बालों का काटना तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने घर संसार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। ये सब तो बहाने थे। सच बात तो ये थी कि उसे बड़ी जलन हो रही थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरह उसके बहू के बाल नष्ट हो जाए। वो तो कैंची लेकर खुद ही अपने बहू के बाल काट देना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। अब उसके मन में एक बहुत ही दुष्ट विचार आया। हाँ, समझ गई मुझे क्या करना पड़ेगा। पैसे थोड़े हाथ से जाएंगे, पर यह काम तो अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। दिन रात ये जो बालों को लहराती फिरती है मेरे नज़रों के सामने, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज ही जाऊंगी उस लालची बैदराज के पास। पिछली बार गई थी, कितना मोल भाव किया, पर नहीं माना। वो अजीब सा तेल जिससे लगाते ही बाल तो अगले दिन ही झड़ना शुरू हो जाते हैं और 1 हफ्ते में गायब ही हो जाते हैं। वही तेल खरीदने गई थी, 5,000 तक मैंने मोलचाल किया, पर नहीं, वो तो 10,000 से पीछे हट ही नहीं रहा है। अब जो भी हो, 10,000 जाए तो जाए, वो तेल लेकर जरूर आऊंगी मैं, नहीं तो काम ना चलेगा। ये क्या, दुष्ट सास की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि वो बैदराज के पास जाकर वो तेल खरीद कर ले आई। अब वो तेल अपनी बहू के तेल में मिला देगी और बहू वो तेल लगाएगी और 1 हफ्ते में ही उसके बाल नष्ट हो जाएंगे। ये कैसा
दुष्ट विचार था उसका, पर उसने मन में ठान लिया था वो ऐसा करके ही रहेगी। अब मैं संभाल कर ये तेल रख देती हूँ। मैंने बहुत से कहानियों में देखा है कि ये तेल तो लाते हैं दूसरे के लंबे बालों को लगाकर उसको नष्ट करने के लिए, पर अपने ही सर पे लग जाता है, इसलिए मुझे इसे संभाल कर रखना होगा और मौका देखकर बहू के तेल में मिला दूंगी। पर बैदराज ने बोला था इसे थोड़ा धूप दिखा देना, अगर जल्दी तुम उसके तेल में नहीं मिला सकती तो। हाँ, मौका देखकर मिलाऊंगी, पता नहीं कब वो मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ तो खिड़की से धूप आता है, यहाँ पर रख देती हूँ। इसे खोलकर थोड़ी सी धूप दे दूंगी तो ये नष्ट नहीं होगा। फिर जल्दी से 1-2 दिन में ही मौका देखकर इसे मिला दूंगी बहू के तेल में। फिर होगा कल्याण। इस तरह दुष्ट विचार वो सोचकर बहुत ही शांति मन में थी। पर उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। उसकी पड़ोसन चंपा, जो बहुत ही बातूनी थी, उसके घर बातें करने आ गई, उससे मिलने आ गई। चंपा को देखकर ही वो परेशान हो गई, पर चंपा से बातें करना उसे अच्छा भी लगता था, क्योंकि चंपा की वजह से उसे पूरे गांव की खबर मिल जाती थी। अरे, इसकी बकबक तो खत्म नहीं हो रही है, बस और 2-4 घर में क्या चल रहा है गांव की पता लगा लूं, फिर कोई बहाना करके यहाँ से जाकर आराम करूंगी। पर सच में सर में दर्द होने लगा है, कितनी बकबक करती है। पर चलो, आस पड़ोस की खबर तो मिल जाती है। उसे चुगली करना बहुत पसंद था और चंपा तो बहुत ही बातूनी थी। बकबक करके उसने बहुत देर तक बातें की। कुछ देर बाद चंपा अपने घर चली गई और सासू माँ, अरे बाप रे, चंपा के वजह से मुझे गांव में किसके घर में क्या चल रहा है पता तो चल जाता है, पर ये इतना बकबक करती है कि मैं सच में परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, पक जाती हूँ, थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। अब वो थोड़ी देर आराम करने लगती है। उसके सर पर वो तेल का डिब्बा है जिसे वो धूप दिखा रही थी। तभी अचानक से एक चूहा वहाँ पर आ जाता है। चूहा उस रास्ते से जाता है और तेल से टकरा कर जाता है। तेल तो गिर जाता है और गिरकर सीधे सासू माँ के सर पर सारा तेल गिर जाता है। ये क्या हो गया? अब जब सासू माँ की आंखें खुली और वो बिस्तर से उठी तो वो हैरान ही हो गई। ये क्या हो गया था? हाँ, इसे बोलते हैं कर्म का फल। सच में उनका बुरा कर्म उनके ऊपर ही आ गया था और 7 दिनों में वो कुछ अजीब सी दिखने लग गई थी। अब और क्या करेंगे, कर्म का फल उन्हें मिल गया था। बुरे कर्म का बुरा फल ही मिलता है।